अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यूनिट सेकंड अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस जो बीजी यानी यूजी फोर्थ सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं जो यूनिट सेकंड है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं दैट इज रियलिस्टिक अप्रोच, केनिथ वॉल्स एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म, लिबरल अप्रोच, माइकल डोयल, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, फेमिनिस्ट अप्रोच, Cynthia and Louis, gendered nature of international system, IPE approach, Robert Gilpin, hegemonic stability theory. So these are the important approaches to the study of international relations. So ये जो approaches दिए गए हैं, these are four approaches or four theories about the international relations, जो थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली ये अंडरस्टैंड होगा। आई थिंक कि जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया होगा कॉलेज में तो उनको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं तो नोट्स पे फोकस करते हैं तो उनके लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। आज पहला जो इसका कंसेप्ट है रियलिस्टिक अप्रोच जो दिया है केनिथ वॉल्स ने, जिसको हम स्ट्रक्चर रियलिज्म भी बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक नया सब्जेक्ट है और आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जो ब्रांच है ये एमर्ज हुआ, पॉपुलर हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो इसमें है दैट इज हंस मॉर्गेंथो की एक बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो 1948 में उसने लिखी थी और जिसमें उसने रियलिस्टिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। सो अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंथो, पॉलिटिक्स इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज बेसिकली द स्ट्रगल फॉर पावर। तो जो मॉर्गेंथो जो था उसने कहा था कि जो रियलिज्म होता है, जो रियलिस्टिक थ्योरी है, इसका असली मतलब होता है कि जो वर्ल्ड की नेशंस है, वर्ल्ड की कंट्रीज है, दे स्ट्रगल फॉर पावर, वो पावर को अचीव करना चाहते हैं और कोई भी मेथड वो यूज करते हैं, किसी भी हद तक वो गिर जाते हैं पावर को गेन करने के लिए। तो उसके बाद जो दूसरा हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज रियलिस्टिक अप्रोच गिवन बाय केनिथ वॉल्स, जिसको हम नियो रियलिज्म भी बोलते हैं या स्ट्रक्चर रियलिज्म भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे, ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते। Realism as an approach to international relations is very much contrasted to other approaches like idealism, liberalism and Marxism. बहुत सारे अप्रोचेस है, आइडियलिज्म का अप्रोच है, लिबरलिज्म का अप्रोच है और मार्क्सियन अप्रोच है, लेकिन रियलिज्म इनसे थोड़ा हटके है, क्योंकि रियलिज्म सिंपली बिलीव्स दैट द टाइम ऑफ क्लासिकल दैट इट हैज बीन सर्व्ड एज अ टूल ऑफ अंडरस्टैंड, एग्जामाइन एंड इवैल्यूएशन। क्योंकि जो रियलिज्म है इसमें हम रिलेशन अमंग द नेशंस को ज्यादा स्टडी करते हैं। तो व्हाट डज रियलिज्म मीन? बेसिकली रियलिज्म का मतलब होता है पावर पॉलिटिक्स, और ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, ह्यूमन नेचर जो है वो हमेशा पावर को ढूंढता है। तो नियर रियलिज्म जो है, नियर रियलिज्म और रियलिज्म में क्या फर्क है, पहले हम इसको थोड़ा समझेंगे। बेसिकली जो रियलिज्म का कंसेप्ट था उसमें ह्यूमन नेचर के बारे में बोला गया था कि ह्यूमन नेचर जो है वो ये चाहता है कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा पावर मिलना चाहिए, और नेचुरली इन स्टेट्स को चलाने वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं, इसलिए उनका हमेशा फोकस होता है टू गेन मोर एंड मोर पावर। लेकिन नियो रियलिज्म में स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, और इसमें जो है मेन कंट्रीब्यूशन केनिथ का है, जो 1924 में पैदा हुआ यूएसए में और 2013 में वहीं पे उसकी डेथ हुई। ये बेसिकली एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और इसने पीएचडी किया था पॉलिटिकल साइंस में, और नियो रियलिस्ट इसको बोलते हैं। ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ नियो रियलिस्ट और स्ट्रक्चरल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बेसिकली जो वॉल्ट्स की थीसिस थी, डॉक्टरेट की थीसिस, उसका टॉपिक था मैन, द स्टेट एंड अ वॉर, ए थ्योरेटिकल एनालिसिस। It was a work of political theory examines the views of the great thinkers of Western political thought on the cause of war and peace. ये बेसिकली किताब जो उसने लिखी है, इस पे जो रिसर्च उसने किया है, ये उसने किया था कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है कॉजेस ऑफ वॉर के ऊपर और पीस के ऊपर, उसके ऊपर उसने फोकस किया था। ही इज बेटर नोन हाउर एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर, तो इसको एक इंटरनेशनल स्कॉलर माना जाता है। He played a key role in development of the field.
हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क, जो उससे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है, जिस तरह मॉर्गन ने थ्योरी अमंग पॉलिटिक्स अमंग नेशन लिखा था, इसी तरह वॉल्टर्स ने भी एक किताब लिखी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में। A systematic account of the international balance of power remained a text in political science in the 21st century. ये अगर हम देखेंगे 21st century में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक टेक्स्ट बुक इसको माना जाता है, as far as realism is concerned. According to Walters, international politics is best understood by examining the structure of the international system as reflected in alliance and other cooperative arrangements between states. तो वॉल्टर्स क्या कहता है, वो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर यानी बेसिस, बुनियाद क्या है इंटरनेशनल सिस्टम की, और वो बेसिस जो है वो आपको नजर आएगा अलायंसेस में और कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स बिटवीन स्टेट्स। जो स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक अलायंस होती है, इस चीज को समझने से आपको ये समझ आएगा। Walter's near-realistic approach is part of political theory's realist tradition in that it understood politics as a competitive interplay of self-interested actors, but it depends from the classical realism in its form and provides scientific and structural account of these power-based relations. Basically, जो Walters का near-realistic approach है, ये ज्यादा फोकस करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, और वो स्ट्रक्चर क्या है, वो बेसिकली जो स्टेट्स होती है, नेशंस होती है, वो कैसे काम करती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, जो यूएसए है, यूएसए के अगर हम देखेंगे, अगर ये सुपर पावर है तो उसकी वजह से जो है अमेरिका इस वक्त पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका है अलायंस सिस्टम, जो नेटो पावर्स उनके पास है, क्योंकि अमेरिका इज नॉट अलोन, वो अकेले नहीं है, उसके साथ बहुत सारी और भी कंट्रीज है जिनको हम नेटो पावर्स बोलते हैं। तो ये चीजें इनको पावरफुल बनाती है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। द टू मेन फीचर्स ऑफ वॉल्टर्स थ्योरी आर द एनार्किक स्टेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स। वॉल्टर्स कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहां पे एनार्की है, यानी कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, जिसकी जो मर्जी होती है वो वही करता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, हम कहेंगे गुंडा राज है। The condition of anarchy refers to the absence of higher authority to adjudicate international disputes. यानी इसका मतलब यह है कि जो हायर अथॉरिटी कोई नहीं है हमारे पास, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को जो है इनका सोल्यूशन निकाले। हालांकि हम देखते हैं यूएनओ है, लेकिन यूएनओ का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, सुपर पावर जो भी चाहते हैं वो करते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स एनार्किक बिकॉज देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। दूसरी बात वो बोलता है, सेकंड, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड बाय द कैपेसिटी ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट टू इंपोज अ वर्ल्ड ऑर्डर कंकॉर्डेंट विद द एयर इंटरेस्ट्स। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी सभी लोगों के पास एक जैसा पावर नहीं है, कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है, कोई नंबर 3 है, किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, किसी के पास कुछ नहीं है। यानी पावर इन टर्म्स ऑफ, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, तो अगर हम एटम बॉम्ब की बात करें, अगर हम आर्म्स की बात करें, तो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज के पास इसका अलग अलग भंडार है। तो वॉल्टर्स ने एक और बात इसमें बोली, दैट की फैक्टर इंटरनेशनल रिलेशन इज द पोलैरिटी ऑफ द सिस्टम, दैट इज वेदर इट इज डोमिनेटेड बाय 1, 2 और मेनी सुपर पावर्स। यूनिपोलरिटी, बाइपोलरिटी, यानी यूनिपोलरिटी, बाइपोलरिटी और मल्टीपोलरिटी की बात इसने कोई है। वो कहता है कि वर्ल्ड में एक सुपर पावर है, 2 है या 2 से ज्यादा। Because he considers the unipolar system that prevalent in world politics after the fall of Soviet Union to be the most unstable and dangerous configuration. वो कहता है कि इस वक्त वर्ल्ड में यूनिपोलरिटी है, क्योंकि सोवियत यूनियन तो अब खत्म हो चुका है और ये दुनिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं, इट इज वेरी डेंजरस। बिकॉज इट लेफ्ट वन सुपर पावर द यूएसए फ्री टू एंगेज इन फॉरेन एडवेंचर्स, क्योंकि अब अमेरिका फ्री है, वो कुछ भी करता है, किसी के ऊपर भी अटैक करता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। In his work, Walters attempts to understand impact of nuclear weapons on international politics. और यहां पर उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स की बात की है। वो कहता है he emphasized their deterrent effect, contending that countries have nuclear weapons coexist peacefully because of
अबाइडिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटेलिएशन। वो कहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त वर्ल्ड में है, नो डाउट कि इससे दूसरा तो डरता है, लेकिन डर उसको भी है जिसके पास ये वेपन है। क्योंकि ये दो चीजें हैं, एक तो कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आपसे दुनिया डरेगी, आपके पास फिर सिक्योरिटी होगी, कोई आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपका नेबर जो है, आपका दुश्मन जो है, उसके पास आपसे ज्यादा वेपन है, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। On this basis, Walters held that nuclear proliferation does not threaten, but on the contrary, butters world peace, provided that nuclear stocks are controlled by competent governments. वो कहता है कि जो नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स होते हैं, जिससे हम जो वेपन्स की रेस को है इसको कंट्रोल करते हैं, तो ये कोई थ्रेट वर्ल्ड के लिए इस वक्त नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स है उनको कंट्रोल किया जाता है। दे आर कंट्रोल पे कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट्स। ये जो कंट्रीज है इनके पास गवर्नमेंट स्ट्रांग है जो इनको कंट्रोल किए हुए है। ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में भी ये न्यूक्लियर वेपन चले जाएंगे। Although Walters was most interested in theoretical dimension of international relations, तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्टर्स जो था वो बेसिकली यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है उसको क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, अमेरिका जो भी चाहता है वो एक ग्रेट पावर है और वो दुनिया को डराता है, वो अपनी पावर को मिसयूज करता है। दैट इज वाई यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन जो है, जब भी यूएसए ने इंटरवेंशन किया था वियतनाम में या इराक के अंदर उसने इंटरवेंशन किया, तो वॉल्टर्स ने उसको भी क्रिटिसाइज किया था। यानी एक सेंस से जो वॉल्टर्स है वो एक मॉरलिस्ट है। वो कहता है कि कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्योंकि न्यू रियलिज्म में ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया गया था। वो कहता है कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होने, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए इस पावर रिलेशन को, इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वॉल्टर्स स्ट्रक्चर रियलिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जो दूसरा टॉपिक इसके बाद आने वाला है, लिबरल अप्रोच, जिसमें हमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है माइकल डॉयल की डिस्कस करनी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की, वहां पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हैं, मैं फिर से करूंगा कोशिश आपको भेजने की। उसके ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, तो इसके ऊपर भी मैं आगे से लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।